हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास का संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण कोर्स आपको अपने चैनल स्टडी फोकस पर, जो आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आप लोग विधिवत तरीके से संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, जो है आज का सेशन हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का पार्ट 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो शुरू करते हैं अपने सेशन की। तो पाठ चर्चा में देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल की सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य वंश और गुप्त काल की। मध्यकालीन भारत में अरब व तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और मराठा का डिस्कस करेंगे। आधुनिक भारत में यूरोपियों का आक्रमण, प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय, 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, ये हम लोग आधुनिक भारत में डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन भारत में अरब, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और मराठा। और प्राचीन भारत में हम लोग प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल और मौर्य वंश और गुप्त काल डिस्कस करेंगे। तो ये था हम लोगों का पाठ चर्चा कि हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा इतिहास का संपूर्ण कोर्स इस चैनल पर कराएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं इतिहास। अब इतिहास क्या है? इतिहास वह है जो मानव भौगोलिक जीवन से प्रभावित हो, जिसमें क्रमबद्धता हो। इतिहास क्या है? मानव जीवन से प्रभावित हो और क्रमबद्ध तरीके से हो, वो हमारा क्या है? इतिहास है। अब इतिहास में कुछ साक्ष्य मौजूद हैं, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण, ये हमारे साक्ष्य हैं। किसके? इतिहास के। इसमें देख लेते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? ए है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? किसी भी कठोर सतह पर लिखे हुए, उत्कीर्ण मतलब गुदे हुए लिखे हुए लेख ही हमारे क्या हैं? अभिलेख कहलाते हैं। जैसे शिलालेख, पत्थरों पर लिखा हुआ, ठीक है। स्तंभ लेख, जैसे कोई खंबा है उस पर लिखे हुए। और ताम्रपत्र लेख, मतलब तांबे का कोई पत्ता है और उस पर लिखे हुए लेख। तो ये हमारे क्या हैं? अभिलेख हैं। आगे देखते हैं, आगे साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य क्या है? धार्मिक और धर्मोत्तर। धार्मिक में जैसे रामायण है, भगवत गीता है, वेद है, कुरान है, बाइबल है, ये हमारे क्या है? धार्मिक साक्ष्य हैं। और धर्मोत्तर जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, कल्लड़ की राजतरंगिणी है, पतंजलि की महाभाष्य है, ये हमारे धर्मोत्तर हैं, ठीक है। विदेशी विवरण में क्या है कि जो विदेशी जो हमारे भारत में आए और उन्होंने अपनी पुस्तकों में, अपने अखबारों में, अपने नोवेल्स में भारत का विवरण किया है, वो हमारा विदेशी विवरण है। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में विवरण किया है, और भी कई लोग आए जिन्होंने भारत का विवरण अपनी पुस्तकों में किया है। अब काल में देख लेते हैं। काल में प्रागैतिहासिक काल और अधोऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसे ही कहते हैं। और आधुनिक वर्तमान काल, ये 3 प्रकार के काल हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ना, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मौजूद हैं। इसमें कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, वो हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। अधोऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिखित साक्ष्य परंतु अब तक पढ़ा नहीं जा सका। इसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने इनके साक्ष्य को पढ़ा हो, ठीक है। वो हमारा अधोऐतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। ऐतिहासिक काल
यानी लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और पढ़ भी लिया गया है। इनके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और पढ़ भी लिया गया, वो हमारे क्या हैं, ऐतिहासिक काल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग पत्थरों का युग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, दोस्तों, आप लोग विधिवत तरीके से नोट्स बनाते चलें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, इतिहास में कहीं से भी पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट लिखते चले जाओगे और अगर अच्छे से नोट्स बना लिए तो इससे बाहर पेपर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में आदि मानव की उत्पत्ति हुई, आग से परिचित हुए, पूछ लिया जाता कि आग से किस काल में परिचित हुए, तो पुरापाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में समूह में निवास करने लगे, पशुपालन करने लगे, ये मध्य पाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में स्थायी बसावट हुई, कृषि करने लगे, मतलब एक जगह बसने लगे। स्थायी बसावट का मतलब एक जगह नगर बनाने लगे। ठीक है, कृषि करने लगे। पहिए का आविष्कार भी हुआ नवपाषाण काल में। क्वेश्चन बनते थे पहले कि पहिए, और आज भी बनते हैं कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है या फिर आग से परिचित किस काल में हुए थे। ठीक है, तांबे से परिचित हुए, आग का व्यवस्थित रूप से उपयोग करने लगे, खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करने लगे। ठीक है, ये कब हुआ, नवपाषाण काल में। इसमें हमने एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाया कि आदिवासियों का जो प्रथम औजार था उससे हम हस्त कुठार कहते थे। क्या कहते थे, हस्त कुठार। इसे आप नोट कर लेंगे पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा के। आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू होता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आदि ऐतिहासिक काल अभी मैंने आपको बताया, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है परंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, वो हमारा क्या है, आदि ऐतिहासिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है, कह सकते हैं कि पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी, या हड़प्पा सभ्यता क्या है, नगरीय सभ्यता, जिसमें नगर बसाए गए थे। आगे हम देख लेते हैं, आगे लिपि की बात करें, किसके लिपि की बात, सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा की सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो लिपि भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक और चित्राक्षर, ये वहाँ की लिपियाँ थीं। अन्य इनके नाम थे जैसे सर्पलाकार लिपि, गोमूत्र लिपि या फिर ब्रुष्टोफेदन, ब्रुष्टोफेदस, ठीक है, ब्रुष्टोफेदम, 3 प्रकार की और थी। ठीक है, अब लिपि के साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य हड़प्पा के कब्रिस्तान एच जैसे हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से क्या है, लिपि के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से साइन बोर्ड, सूचना पट, वहाँ से धौलावीरा से, ठीक है। सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयोग वेडेन महोदय द्वारा लेकिन सफल नहीं हुए। इन्होंने पढ़ने का प्रयास तो किया, किसने, पूछा जाए कि इन लिपियों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो वेडेन महोदय द्वारा किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। हड़प्पा उल्लेख या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज नहीं, चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर से थे, रिलेटेड थे। चार्ल्स, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया साथियों, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, मेशन, क्या है, चार्ल्स मेशन ने 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में भारत में प्राचीनतम नगर हड़प्पा का उल्लेख किया। सर्वप्रथम किसने किया, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि सर्वप्रथम हड़प्पा नगर का उल्लेख किसने किया, तो चार्ल्स मेशन ने। किसने, चार्ल्स मेशन ने 1842 ईस्वी में। 1851 और 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया, 1851 और 1853 के बीच में। अब इसमें मैंने आपके लिए एक नोट पॉइंट बनाया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसे इम्पोर्टेंट करके लिख लेना कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। 1856 ईस्वी में कराची से मुल्तान रेलवे लाइन बिछाते समय वर्टन बंधुओं के आदेश से पहली बार हड़प्पा के टीले से कुछ चीज़ें निकाली गईं, जिससे वह छुपी हुई सभ्यता प्रकाश में आई। यानी रेलवे लाइन बिछाते समय रावी नदी के
किनारे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी हड़प्पा, तो वहीं जब खुदाई चल रही थी तो वहाँ पर कुछ ईंटें निकाली गई। जब ईंटें निकाली गई तभी वहाँ पर हमारी जो सभ्यता छुपी हुई थी, हड़प्पा सभ्यता, उसे प्रकाश में आई, मतलब उसे नज़र में आई, उस सभ्यता को प्रकाश डाला गया। ठीक है। 1899 और 1905 ईस्वी के दौरान लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल और वॉयसराय थे। यह कब? 1899 और 1905। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि 1899 1905 ईस्वी के दौरान भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। एक पॉइंट तो यहाँ नहीं, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। उन्होंने 1904 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन हमारा बन जाएगा तो लॉर्ड कर्जन ने। अब भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का कार्य क्या होता है? कार्य भारतीय प्राचीन इमारतों, स्मारकों, नगरों, किलों, पुरास्थल इत्यादि का सर्वेक्षण एवं संरक्षण करना। तो इनकी देखरेख करना इनका कार्य होता है। किले जैसे दिल्ली का है लाल किला, ठीक है, और आगरा का लाल किला है, ताजमहल है, तो ये पुरातत्व जितने भी स्थल हैं इनकी क्या है? देखरेख करना ही इनका कार्य होता है। प्रथम निर्देश जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1920-21 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज व उत्खनन करवाया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना, पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने। और कब की थी? 1920 और 21 में। किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। ठीक है। तीन से 4 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। मैंने आपके लिए एक नोट पॉइंट लगाया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तभी तो कहते हैं कि दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तब हम लोग कहते हैं कि इतिहास में कहाँ से पूछ लिया गया, इतिहास तो बहुत बड़ा है, तो अगर उसे ध्यान से पढ़ोगे तो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो विधिवत तरीके से आप लोग नोट्स बनाते जरूर चलें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। अब नामकरण की बात करें तो इन्हें 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 3 नामों से। एक हमारा है सिंधु सभ्यता, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और एक है हड़प्पा सभ्यता। जैसे मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो भी वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है। पहले इन्हें सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता था? तो जॉन मार्शल ने सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहने लगे। अब जैसे सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने यह नाम दिया। तो जॉन मार्शल ने कहा कि ये सिंधु नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है तो सिंधु सभ्यता है। ठीक है। तो वो कहने लगे कि ये सिंधु सभ्यता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता डॉक्टर रफीक मुगल द्वारा प्रयोग किया गया शब्द है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। अब बात करें हड़प्पा की, तो वर्तमान प्रचलित नाम है जो कि प्रथम उत्खनन स्थल के आधार पर रखा गया। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता यानी जो उत्खनन स्थल है उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया। ठीक है। सिंधु घाटी का विस्तार। अब बात करें सिंधु घाटी का विस्तार, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु घाटी का विस्तार कहाँ पर है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बात करते हैं कि सर्वाधिक विस्तार और सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? तो सबसे कम विस्तार जो है वो हमारा अफगानिस्तान में है और सर्वाधिक विस्तार भारत के गुजरात में है। कहाँ पर है? भारत के गुजरात में। तो सर्वाधिक विस्तार भारत के गुजरात में और सबसे कम विस्तार अफगानिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तो साथियों आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और इसी तरह से और पार्ट में लाकर आपका हिस्ट्री का संपूर्ण कोर्स मैं बिल्कुल फ्री इस चैनल पर कराऊंगा। तो साथियों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इतिहास का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में आनंद ले सकें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। एक लाइक ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।